Assalamu alaikum, dear students. My name is Fakhr Hayat. Dear students, today our last lecture of FIA Act 1974. आए हम देखते हैं कि आज के हमारे लास्ट लेक्चर में क्या है जी। सेक्शन नंबर 8, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब यह होता है कि इस्तिस्ना हासिल है। कौन सी इस्तिस्ना हासिल है? ठीक है, नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ एजेंसी और फेडरल गवर्नमेंट or any person exercising powers under this act which is done in good faith। इस सेक्शन में बताया गया है नो प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है मुकदमेबाजी, लिटिगेशन, ठीक है, अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी, फेडरल गवर्नमेंट और, ठीक है, इस सेक्शन का मतलब यह है कि अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो कि एफआईए में काम कर रहा है या कोई एजेंसी का मेंबर कोई भी एफआईए में जो ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे रहा है या कोई भी ऐसा पर्सन जो एफआईए एक्ट के तहत ड्यूटी कर रहा है, अगर वो किसी भी किस्म का कोई ऐसा काम करता है जो उसने नेक नीति के साथ किया है, फॉर गुड फेथ किया है। मिसाल के तौर पर अगर एफआईए एजेंसी किसी पर्सन को उठा के ले जाती है, किसी पर्सन को गिरफ्तार करती है, तो वो फॉर गुड फेथ करती है, ताकि मिसाल के तौर पर टेरर फाइनेंसिंग हो रही है किसी जगह पे और एफआईए जो है ये टेरर फाइनेंसिंग की, दहशतगर्दी में जो फाइनेंसिंग होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन एफआईए करती है। अगर एफआईए टेरर फाइनेंसिंग केस में किसी पर्सन को गिरफ्तार करती है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है, ठीक है, तो उसके खिलाफ एफआईए के मुलाजमीन के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने फॉर गुड फेथ की है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एफआईए के मुलाजमीन जो दिल करता करें, करप्शन लें, रिश्वत लें, जो मर्जी करें, ऐसा नहीं है। सिर्फ वो वाली ड्यूटी जिसमें वो फॉर गुड फेथ कर रहे हैं उसमें उनके खिलाफ मुकदमेबाजी नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर फॉर गुड फेथ नहीं करेंगे, अपने ज़ाती मुफादात के लिए कोई गलत काम करेंगे, तो फिर उनके खिलाफ मुकदमेबाजी हो सकती है। आप एफआईए के मुलाजमीन के खिलाफ दरख्वास्त दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और अपनी ड्यूटी में अगर वो किसी किस्म की नेग्लिजेंसी नहीं कर रहे हैं, किसी टेरर पर्सन को गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी को करप्शन में गिरफ्तार कर रहे हैं, तो फिर आप उनके खिलाफ किसी किस्म की प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते ऐसे केसेस में जहां पर वो गुड फेथ, नेक नीति के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है जी। मेरा ख्याल है आपको ये सेक्शन नंबर 8 जो है इंडेमनिटी का, ये समझ आ गया होगा कि नो प्रोसिक्यूशन, नो लिटिगेशन, आप एफआईए के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते कि आप एफआईए ने आपको पकड़ा क्यों है, एफआईए ने आपकी प्रॉपर्टी क्यों जब्त की है। आप किसी किस्म की एफआईए के ऊपर एप्लीकेशन नहीं दे सकते अगर वो फॉर गुड फेथ कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 9, पावर टू मेक रूल्स। एफआईए में कौन होगा, कितने साल की डेपुटेशन होगी, इंक्वायरी कौन करेगा, ठीक है, ये सारे रूल्स कौन बनाएगा, ये फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। पावर टू मेक रूल्स, ये वाला एमसीक्यूज कई दफा आ चुका है एफआईए के पेपर्स में, और ये जो 8 नंबर है ये भी एमसीक्यूज कई दफा आ चुका है। क्या एफआईए के मुलाजिम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकती है अगर वो फॉर गुड फेथ काम करें? तो नहीं हो सकती, उनके खिलाफ आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते, मुकदमा नहीं कर सकते। इस तरह से ये भी सेक्शन 9 भी पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी, कि रूल्स कौन बनाता है? तो रूल्स बनाती है फेडरल गवर्नमेंट। अगर ये एमसीक्यूज आ जाए, हु हैज द पावर टू मेक रूल्स अंडर एफआईए एक्ट, तो आपने कहना जी फेडरल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक रूल्स। वहां पे ऑप्शन हो सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल्स बनाता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाती है, डीजी बनाता है, एडिशनल डीजी बनाता है। रूल्स कौन बनाता है? तो आपने कहना जी रूल्स बनाती है फेडरल गवर्नमेंट, मे बाय नोटिफिकेशन ऑन ऑफिशियल गजट मेक रूल्स, ठीक है जी। इसका अब रूल 9 जो सेक्शन है इसके सब सेक्शन 4 है, सब सेक्शन 1 देखें। टर्म्स, अब कौन कौन से रूल्स एफआईए बना सकती है, सॉरी कौन कौन से रूल्स फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है, वो रूल्स बताए गए हैं। नंबर 1, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ डीजी एंड एनी अदर मेंबर ऑफ एजेंसी, क्वालिफिकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट। डीजी की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डीजी की टर्म्स कितनी होनी चाहिए, पोस्टिंग कैसे होगी, और जो बाकी एफआईए के मुलाजमीन हैं उनकी रिक्रूटमेंट कैसे होगी, ये सारे रूल्स कौन बनाएगी? फेडरल गवर्नमेंट। और दूसरा रूल कौन सा बनाएगी? पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द मेंबर ऑफ एजेंसी। एडी की क्या पावर है, डिप्टी डायरेक्टर की क्या पावर है, डायरेक्टर की क्या पावर है, एडिशनल की क्या पावर है, इंस्पेक्टर की क्या पावर है, सब इंस्पेक्टर की क्या पावर है, ये सारी पावर्स कौन डिसाइड करेगी? फेडरल गवर्नमेंट। रूल नंबर 3, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ असिस्टेंट विद द एजेंसी
मे प्रोवाइड टू प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। अगर पंजाब पुलिस को, सिंध पुलिस को, केपीके पुलिस को किसी जगह पे एफआईए की जरूरत है तो एफआईए उनकी हेल्प कर सकती है। इसके रूल कौन बनाएगा? फेडरल गवर्नमेंट। नंबर 4, पावर ऑफ आईजी पुलिस अंडर Police Act 1861 which shall be exercised by the DG and member in which rewards may be given to the members of the agency। ठीक है। और चौथी पावर कौन सी है कि जो आईजी पंजाब है या जो आईजी किसी भी प्रोविंस का जो आईजी होता है, एडिशनल आईजी होता है फेडरल गवर्नमेंट के पास, या आईजी जो है उसको डीजी लगाया जा सकता है एफआईए का। इसके रूल्स कौन बनाएगा? एफआईए बनाएगी। तो ये सारे रूल्स जो है, चारों रूल्स कौन बनाता है? फेडरल गवर्नमेंट। सॉरी, एफआईए नहीं बनाती, ये सारे रूल्स कौन डिसाइड करता है? फेडरल गवर्नमेंट। अगर किसी जगह पे एमसीक्यूज आ जाए कि जनाब डीजी की सर्विस के बारे में रूल कौन बनाएगा? फेडरल गवर्नमेंट। अगर एमसीक्यूज आ जाए जी कि एजेंसी के मेंबर्स की पावर्स कौन डिसाइड करता है? फेडरल गवर्नमेंट। अगर एमसीक्यूज आ जाए आईजी की पावर कौन डिसाइड करता है अगर वो एफआईए में लगा दिया जाए एज डीजी? फेडरल गवर्नमेंट। तो ये चारों रूल्स फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। सेक्शन नंबर 10 लास्ट सेक्शन है एफआईए एक्ट का, रीपील। रीपील का मतलब होता है खत्म कर देना, हज़फ कर देना, निकाल देना। ठीक है जी। पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट 1949। एक दफा ये भी एमसीक्यूज आ चुका है कि पाकिस्तान स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट पुलिस जो है ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1948 में। और स्पेशल एंड प्रोविंशियल पुलिस ऑर्डर 1962, ये दो किस्म की पुलिस बनाई गई थी। लेकिन जब एफआईए का एक्ट आ गया, जब हमने एफआईए एजेंसी बना ली, तो फिर हमने ये दोनों पुलिस खत्म कर दी। स्पेशल पुलिस, प्रोविंशियल पुलिस भी खत्म कर दी और पाकिस्तान स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट पुलिस 1948 वाली भी खत्म और 62 वाली भी खत्म। बोथ आर रीपील्ड। ठीक है जी। रीपील के 4-5 सेक्शंस हैं और रिपील के सब सेक्शन 1 में क्या बताया गया है कि दोनों किस्म की जो पुलिस है 1948 वाली और 62 वाली अब खत्म हो गई, क्योंकि अब एफआईए एक्ट आ गया है। अब एफआईए एजेंसी वो काम करेगी। नंबर 2, all members of the special police transferred to the agency with the same terms and conditions। अब जो इन दोनों में काम कर रहे थे 1948 वाली पुलिस में और 62 वाली में, वो ट्रांसफर होके किस में आ जाएंगे? एफआईए में आ जाएंगे और सेम उसी तरह से काम करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। एनी इंक्वायरी आर पेंडिंग, अगर कोई इंक्वायरी पेंडिंग थी जो स्पेशल पुलिस कर रही थी, अब वो इंक्वायरी एफआईए करेगी। नंबर 3, स्पेसिफाइड पर्सन शैल कंटिन्यू देयर पोस्ट विद द एजेंसी आर अंडर प्रोविंशियल पुलिस। अगर प्रोविंशियल पुलिस से, पंजाब पुलिस से, केपीके पुलिस से, सिंध पुलिस से कोई भी मुलाजिम अगर डेपुटेशन के ऊपर एफआईए में जॉब कर रहा है तो वो अपनी जॉब कंटिन्यू रखेगा या फिर जिस तरह से उसको डायरेक्शन दी जाएगी। नंबर 4, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डीजी एंड कंकरेंस विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड पर्सन, जो पोस्टिंग पर आए होते हैं अदर डिपार्टमेंट्स को स्पेसिफाइड पर्सन कहते हैं। अब जो स्पेसिफाइड पर्संस हैं वो अपनी जॉब कंटिन्यू रखेंगे एफआईए में, या तो एफआईए बन गई है, जब एफआईए बन गई है जो इधर काम कर रहे थे, ठीक है, स्पेशल पुलिस में, या फिर वो अपनी पंजाब पुलिस में वापस चले जाएंगे। ये डायरेक्शन कौन जारी करेगा? डीजी डायरेक्शन जारी करेगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके। और स्पेसिफाइड पर्सन शेल, अब या फिर जो है एक कंडीशन और बताई गई है कि जो मुलाजमीन है उनसे पूछा जाएगा कि 30 दिन के अंदर, जब ये एजेंसी बन जाएगी तो 30 दिन के अंदर आप अपनी विलिंगनेस शो करें कि आप इधर एफआईए में रहना चाहते हैं या अपनी पंजाब पुलिस में आप वापस जाना चाहते हैं। और नंबर 5, स्पेसिफाइड पर्सन शैल कंटिन्यू देयर सर्विसेज एज डायरेक्टेड, जो डायरेक्शन दी जाएगी सब सेक्शन 4 में उसके मुताबिक आप काम करेंगे। ठीक है जी। ये 4 नंबर मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जो डायरेक्शन डीजी देगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, या वो फॉलो करनी पड़ेगी या फिर मुलाजिम से खुद पूछा जाएगा कि जनाब अब एफआईए एजेंसी बन गई है, पहले आप इधर काम कर रहे थे, अब आप एफआईए में आ गए, अब आप 30 दिन में अपनी विल शो कर दें कि आपने एफआईए में रहना है या अपनी प्रोविंशियल पुलिस में वापस जाना है। जो उन दोनों में से बेटर होगा वो उस हिसाब से वो सर्विस कंटिन्यू रहेगी। तो ये जनाब आज आपका एफआईए एक्ट खत्म हो गया। मैंने हर तरीके से बड़ी आसान वर्डिंग में आपको एफआईए एक्ट पढ़ा दिया है। अब आपके असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल में ये आपके एफआईए एक्ट शामिल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गए होंगे, किसी किस्म की आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की गाइडेंस की जरूरत हो एफआईए की एक्ट से रिलेटेड, या इस एक्ट को अगर आप जब आप तैयार करते हैं इंटरव्यू के लिए किसी भी टाइम, तो आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है अपने मोबाइल में सेव कर लें और अपने व्हाट्सएप से मुझे मैसेज कर दें, मैं भी आपका नंबर सेव कर लूँगा। जब आपको किसी किस्म की गाइडेंस की जरूरत होगी तो आपका नंबर अगर मेरे पास सेव होगा मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा।
जब आप मैसेज करेंगे या वॉइस एसएमएस करेंगे। ये जॉन का नंबर है 0313-795-0086। इसको नोट कर लें और सेव कर लें। 0313-795-0086, फ़खर हयात एडवोकेट हाई कोर्ट। लो जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपने हिस्से का काम तमाम कर दिया है। मेरा जो फ़र्ज़ था वो मैंने बड़ी अच्छी तरह से पूरा कर दिया है। मैंने अपने हिस्से की शमा जला दी है। अब आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इन लेक्चर्स को 1 से 2 दफ़ा बार-बार रिवाइज़ करके सुन लें। आपको दुनिया जहान की किसी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी जगह से कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी जगह से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। FIA एक्ट 1974 सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव विद MCQs आपका 100% तैयार हो चुका है। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये एक्ट जो है अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और मैंने अपने हिस्से की शमा जला दी है। अब आप लोग लाजमी तौर पे अच्छी तैयारी कीजिएगा, अपना एग्ज़ाम पास कीजिएगा और पोस्ट पर आकर FIA में आकर इस मुल्क की, इस कौम की ईमानदारी के साथ खिदमत कीजिएगा और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में दिल के साथ याद रखिएगा। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। अस्सलामु अलैकुम।